Good morning, dear students. Here is your Hindi teacher from Smart Indian Model School. Students, this is your Hindi class, Kritika, chapter 3, साना साना हाथ जोड़े। मैं आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ कि चैप्टर में मधु कांकरिया जी ने कहाँ की यात्रा का वर्णन किया था। एक बार मैं आपको फिर से बता रही हूँ। वो गंगटोक गई थी, जिसको हम गंगटोक भी कहते हैं, सिक्किम की राजधानी है। और उसके बाद वो हिमालय दर्शन के लिए गई थी। ये वही उनका यात्रा वृत्तांत है जो उन्होंने हमें यहाँ पर समझाया है। जब कोई अपनी यात्रा का वर्णन करता है तो उसे कहते हैं यात्रा वृत्तांत। तो हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ा था कि जब मधु कांकरिया जी हिमालय की तरफ बढ़ रही थीं तो उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर प्रकृति के सौंदर्य को देखा। वहाँ पर उन्हें कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ती हुई दिखाई दी। उनकी पीठ पर डोको यानी कि टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ अपनी पूरी ताकत से जमीन पर अपनी कुदाल को मार रही थीं। तो यहाँ पे मधु कांकरिया जी को उन औरतों की का मातृत्व और श्रम साधना भी दिखाई दिया। ये औरतें सड़कों को चौड़ा करने का कार्य कर रही थीं। उसके बाद में देखिए बच्चों, मधु कांकरिया जी ने हमें ये बताया है कि उन्होंने रास्ते में कुछ बच्चों को स्कूल से आते हुए देखा। ये बच्चे प्रतिदिन 3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाते थे। वहाँ का जीवन बहुत कठोर था और तराई में केवल एक ही स्कूल था। ये बच्चे केवल पढ़ते नहीं थे, अपनी माँओं के साथ में मवेशियों यानी कि पशुओं को चराने जाते थे, पानी भरते थे और लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर को उठा कर के भी घर लेकर आते थे। अब जैसे जैसे कांकरिया जी ऊपर बढ़ती जा रही थी, रास्ते संकरे होते जा रहे थे। जगह जगह पर चेतावनियां लिखी हुई थीं, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद में मधु कांकरिया जी को याक दिखाई दिया जो दूध देने का काम करता था। यूमथोंग पहुंचने के बाद रात भर मधु कांकरिया जी को एक बस्ती में पड़ाव लेना पड़ा। रायुंग उस जगह का नाम है। वहाँ पर उन्होंने देखा कि उस बस्ती में बहुत शांति थी। जैसे कि आमतौर पे शोर शराबा भागम भाग होती है ना, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, जैसे सब कुछ थम सा गया हो। वहाँ पर उन्होंने तिस्का नदी के किनारे एक लकड़ी के छोटे से घर में रहने का निर्णय लिया और वहाँ पे उन्होंने नदी के जल से को हाथ में लेकर के प्रार्थना की कि मेरे भीतर का सारा शोर, सारी जितनी भी इच्छाएं हैं ना, वो सब खत्म हो जाएं, पानी में बह जाएं। उसके बाद में जितेंद्र जी ने, जो कि उनके ड्राइवर कम गाइड थे, वहाँ पर नाच गाना प्रारंभ किया और बहुत एंजॉय किया। साथ ही में लेखिका की सहेली मणि भी थी, उन्होंने भी बहुत अच्छा नृत्य किया। अब क्या हुआ उसके बाद में कि लेखिका को उम्मीद थी कि यहाँ पर उनको बर्फ़ देखने को मिलेगी, लेकिन वहाँ पर बर्फ़ नहीं थी। एक सिक्किमी युवक ने बताया कि कटाओ नामक स्थान पर जाओ, वहाँ शर्तिया बर्फ़ मिलेगी। अब कटाओ क्या है? कटाओ एक स्थान है जिसको भारत का स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं, जो कि उस बस्ती से 500 फीट ऊंचाई पे था। 2 घंटे का सफ़र तय करके मधु कांकरिया जी कटाओ नामक स्थान पे पहुंची। वहाँ पर उन्होंने देखा कि सब कुछ बादलमय था, बारिश हो रही थी और रास्ते भी बहुत ज़्यादा संकरे थे। उन्हें बहुत संभाल संभाल के चलना पड़ रहा था। लेकिन एक बात ये अच्छी हुई कि वहाँ पर मधु कांकरिया जी को बर्फ़ देखने को मिली। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जगह जगह पाउडर को छिड़क दिया हो। अब नार्गे ने उत्तेजित होकर बताया कि एकदम ताज़ा बर्फ़ है ये, ऐसा लगता है कि रात में ही गिरा है। थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्हें पहाड़ भी दिखे जो बर्फ़ से ढके हुए थे और वो चांदी के जैसे चमक रहे थे। जीप से उतरकर बर्फ़ पर कूदने लगी मधु कांकरिया जी। कई लोगों ने वहाँ पर बहुत मज़े किए, सबको बर्फ़ देख के बहुत आनंद हुआ।
ऐसा लगा जैसे कि ऋषि मुनि इस जगह पर वास्तव में शांति की खोज में आते। मधु कांकरिया जी ने ऐसा महसूस किया कि ऋषि मुनियों ने जीवन के सत्यों को भी यहाँ पर खोजा होगा। सर्वे भवन्तु सुखिना का महामंत्र भी उन्होंने यहीं पर पाया होगा। मीन्स कि हिमालय पर बहुत ज़्यादा शांति थी। आगे बढ़ने पे उन्होंने देखा कि फौजी छावनियाँ भी थीं और वो बॉर्डर एरिया था। थोड़ी दूर पर ही चीन की सीमा थी। एक फौजी ने बताया कि दुनिया चैन से सो सके इसलिए हम यहाँ पर पहरा दे रहे हैं। अब लेखिका का मन जो था ना वो उदास हो गया। 5 मिनट में वो ठिठुरने लगी। उन्हें ऐसा लगने लगा कि जैसे बहुत ज़्यादा ठंड है। सचमुच ये एक खोज की यात्रा है। अब युमथांग की घाटियों में एक आकर्षण जुड़ गया था। अब क्या था, मधु कांकरिया जी को वापस आना था। वो लायुंग वापस लौटकर युमथांग की ओर बढ़ने लगी। अब उन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे सुंदर सुंदर प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल थे जो बहुत ज़्यादा सुंदर थे। जितेन ने बताया कि बस 15 दिनों में ही पूरी घाटी फूलों से भर जाएगी। रास्ते भी चौड़े थे, कई बंदर भी दिखे। बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा और ये एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। जीप में बैठते हुए एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया कि ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। वापस आते समय जितेन जीप में भी जानकारियाँ देता रहा। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे और तब से ही वहाँ पर चावलों की खेती होती है। फिर ये लोग खेदुम नामक स्थान पहुँचे। वहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो भी गंदगी फैलाता है वह मर जाता है। यहाँ के लोग पहाड़, नदी, झरनों की पूजा करते हैं। मधु कांकरिया लगा कि गैंगटॉक इसीलिए सुंदर है क्योंकि वहाँ के लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। वहाँ पर गंदगी फैलाने वाले का ऐसी मान्यता है कि वह मर जाता है। सिक्किम जब भारत में मिला उसके कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा। घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। अभी भी वहाँ पर रास्ते बनाए जा रहे हैं। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। जीप आगे बढ़ने लगी। पाठ यहाँ समाप्त हुआ।